बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 7. Your subject is General Science. Students, previous lecture में हमने Characteristics of Sound तक complete कर लिया था. अब हमने जो start करना है टॉपिक वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जितना कवर किया था उसमें हमने मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसके बाद जो हमने आगे मज़ीद पढ़ा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स थी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज था. लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने दो टाइप स्टार्ट में पढ़ी थी वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो मैकेनिकल वेव्स तो हमने कंप्लीट कर लिया है. हमारा जो सेकंड टाइप है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव में हमने पढ़ा था कि ये वेव की वो टाइप है जिसमें हमें मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए वेव्स को, यानी कि कोई मटेरियल मीडियम चाहिए होता है वेव्स को ट्रैवल करने के लिए. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने वो पढ़ा था कि ये वो वेव्स हैं जिसमें हमें कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी लाइट की. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये वेव्स जिन्हें हम मतलब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो EM वेव्स भी कहा जाता है, तो ये कैसे क्रिएट्स होती है? ये भी वाइब्रेशन से ही क्रिएट होती हैं. लेकिन ये किनके दरमियान क्रिएट होती हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के जो है दरमियान में वाइब्रेशंस की सूरत में प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, जैसे लाइट वेव है हमारे पास, तो हम अगर उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज क्या है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये तमाम चीज़ें आप अपनी मतलब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे इसकी डिटेल. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में यही बताया गया है कि इन्हें कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता ट्रैवल करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो स्टूडेंट्स अब आप सब जानते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप. इसी तरह रिलेशनशिप एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी यू हैव डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस लेक्चर. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ह्यूमन आई जो है ना वो डिटेक्ट करती है
कितनी रेंज को कर सकती है, यानी वेवलेंथ जो है उनकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कितने कहाँ से कहाँ तक डिटेक्ट कर सकती है। यानी लाइट की बात हो रही है तो आपने याद रखना है कि उसकी रेंज है 400 से 700 तक नैनोमीटर, ठीक है। 400 से 700 नैनोमीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वेवलेंथ होगी इसकी तो हम उसे विजिबल लाइट कहेंगे, जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप जैसा जानते हैं कि जो लाइट वेव्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, और उनका ट्रैवल, उनका मीडियम डिफरेंट है। तो लाइट वेव को जो है ना वो हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिहाज से, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितना वेवलेंथ है उनका और किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं। जैसे देखिए कि सूरज की जो रोशनी है वो जब एक ग्लास प्रिज्म जो कि मैं आपको क्लासरूम में भी दिखा चुकी हूँ, तमाम बच्चे जानते हैं, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक था आपकी मतलब प्रीवियस क्लास में, और इसके अलावा हमने उसके बारे में डिस्कशन की थी कि किस तरीके से लाइट डिस्पर्स होती है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको प्रिज्म दिखाया था कि जो वाइट लाइट है वो किस तरीके से प्रिज्म में से जब गुजरती है, ग्लास प्रिज्म में से, तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, ठीक है, जिसमें हमारे पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज कलर आता है। और ये वो कलर हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो है ना विजिबल होते हैं और उसको विजिबल बनाते हैं, ठीक है। 400 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ है, ठीक है, वॉयलेट कलर का। इसी तरह 700 नैनोमीटर इसका रेड कलर का वेवलेंथ है। मतलब अगर आप देखें तो ये हमारे पास सबसे पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इसी तरह है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे जो है वेवलेंथ वो वॉयलेट कलर की क्या है, 400 नैनोमीटर, और रेड की क्या है, 700 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इन्हीं कलर्स की वजह से जो है ना उसको विजिबल बनाती हैं, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी कि जो भी हमारे पास प्रिज्म है अगर उसमें से लाइट गुजरेगी तो वो स्प्लिट होके इन 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, जिनका डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ पर आपको बताया गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो यूवी रेज हैं, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, या एक्स रेज हैं, या गामा रेज हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है और एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो हाई एनर्जी होते हैं, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसलिए इन रेज से बचने के लिए हम बहुत से ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं। आप देखें, जैसे हमने अगर सनलाइट है तो हमने जाना है, मतलब जो लोग मतलब काम करते हैं, डिफरेंट जॉब होल्डर्स हैं, तो आप देखें कि उनका आना जाना और वो उनकी स्किन एक्सपोज हो रही होती है सन में, तो यू नो कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो हम उसके लिए अपनी स्किन पे सन ब्लॉक और डिफरेंट चीज़ें यूज करते हैं कि जो उसके ऊपर एक शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करें कि उन लेयर्स, उन रेज को हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में एब्जॉर्ब ना होने दें, जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, हमारे स्किन के काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो रेज हैं ये काफ़ी डेंजरस होती हैं, ये कैंसर कॉजिंग है। एनीवे, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसकी एप्लीकेशंस बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो एप्लीकेशन में बताया गया है वो है रेडियो वेव। क्या है? रेडियो वेव। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि रेडियो वेव किस लिए इस्तेमाल होती हैं। ऑब्वियसली कम्युनिकेशंस के लिए। रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, ये तमाम जो सोर्सेज हैं ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए जो है ना वो हेल्पफुल हैं। तो रेडियो वेव को हम लोग कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इसको रेडियो की सूरत में कर सकते हैं, टेलीफोन और टेलीविजन की सूरत में, जिससे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सेकंड है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं, इसके आगे मैं लिख देती हूँ, रेडियो वेव कम्युनिकेशन का काम करती है। माइक्रोवेव किस चीज का? कुकिंग का।
ऑब्वियसली अब मतलब खाना वगैरह हमने गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं कि स्टूडेंट्स, ये जो रिमोट एरियाज होते हैं ना, दूर दराज के इलाके, वहाँ पर कॉन्टेक्ट वगैरह करने के लिए उनसे communicate करते हैं, वो इंफ्रारेड वेव्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है विजिबल। तो स्टूडेंट, विजिबल क्या है? इल्यूमिनेट थिंग्स एज वी कैन सी देम, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विजिबल। किसी भी चीज को आपने देखना है, विजिबिलिटी उसी चीज को कहते हैं जिससे आप देख सकते हैं प्रॉपरली। विजिबल के बाद यूवी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि स्टेरिलाइजेशन का काम करते हैं, यानी इतनी ज्यादा ये मतलब हाई एनर्जी लेवल होता है इनका कि ये बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने का काम करती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या काम करती है? स्टेरिलाइजेशन का, यानी बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने का, क्योंकि इनमें हाई एनर्जी पावर होती है जिसकी वजह से ये उन्हें किल कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद है एक्सरेज। एक्सरेज आप सभी जानते हैं कि हम उसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इनको जो है वो स्केलेटन वगैरह को देखने के लिए, या सॉफ्ट टिश्यूज जो डैमेज वगैरह हो जाते हैं एक्सीडेंट्स में, या किसी भी सूरत में उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए एक्स-रेज करवाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, गैमा रेज हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूवी रेज, गैमा रेज और एक्स रेज, ये तीनों काफ़ी डेंजरस भी होती हैं और इनकी एनर्जी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से हम इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूवी को हम लोग बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्स रेज से हम लोग सॉफ्ट टिश्यू या स्केलेटन वगैरह को देखने के लिए, और गामा रेज को हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, जिसे हम लोग रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। यानी गामा रेज जब यूज़ की जाती हैं तो वो रेडियोथेरेपी में ही यूज़ की जाती हैं, जिसके बाद हम उसको कैंसर को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका ये लास्ट टॉपिक था। अब आपके की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स में उन्होंने आपको यहाँ पर 11 या 12 की पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको पूरे चैप्टर को समराइज करके एक एक पॉइंट में बताया हुआ है। सो हम इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे वेव्स के बारे में बताया है कि ये वो पैटर्न है, या वो डिस्टर्बेंस है, या वाइब्रेटरी मोशन है जो एनर्जी ट्रांसफर करता है एक से दूसरे फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद वेव्स को मटेरियल रिक्वायर है, या कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, केमिकल वेव्स कहते हैं या मैकेनिकल भी कहते हैं, दोनों तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऑपोजिट है, जो कि अब हमने अभी टॉपिक कवर किया, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो आपको पता है कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसमें हमने क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में पढ़ा था, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव करते हैं, जिसमें मैंने आपको स्लिंकी स्प्रिंग की एग्जांपल बताई थी, जिसमें हमने रेयरफेक्शंस और कंप्रेशंस के बारे में डिस्कशन की थी। उसके बाद साउंड वेव जो है वो आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये किस तरीके से ट्रैवल करती है, इसका रीज़न क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है, वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, क्योंकि इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं रिक्वायर्ड ट्रैवल करने के लिए। स्टूडेंट, इसी तरह वेवलेंथ क्या था? वेवलेंथ था हमारा डिस्टेंस, जो कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस के दरमियान था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेव आप कह लें, या कोई भी चीज़ है तो उसके नंबर ऑफ साइकिल्स कितने सेकेंड के हैं। इस तरह स्टूडेंट, हमने इको के बारे में पढ़ा था कि ये
स्ट्राइक करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक होती है, जिसे हम लोग इको कहते हैं। स्टूडेंट इसी तरह लाउडनेस ऑफ साउंड की बात करें तो ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, सरफेस एरिया कितना है, उसके बाद वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, इसी तरह डिस्टेंस कितना है जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का साउंड। अब स्टूडेंट्स आगे है एक्सरसाइज। स्टूडेंट एक्सरसाइज में आपको कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, तो sound waves are more compressional waves, transverse waves, low frequency waves, या mechanical waves। तो students क्योंकि आपको पता है कि मैकेनिकल वेव्स को साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और वो साउंड वेव्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। साउंड कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड, गैस, लिक्विड, वैक्यूम। Number 3, the speed of sound in air is 100 meter per second, 340 meter per second, 1000 meter per second, 330 meter per second, या 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक ही इसकी रेंज आ रही है, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर इसकी रेंज बताई जाती है 300 और कुछ बुक्स में इसको 340 मीटर पर सेकेंड बताया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 340 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स कौन से एनिमल हैं जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है? उसमें है काऊ हमारे पास, ऑप्शन बी काऊ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जब मैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का टेबल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो डॉल्फिन की होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर 2 किलोहर्ट्ज एंड 120 किलोहर्ट्ज, ये किसकी है? तो ये बैट की फ्रीक्वेंसी रेंज बताई हुई है, विच इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द हाइट ऑफ द वेव फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन और मिड लाइन। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट ऑफ द वेव फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन और मिड लाइन ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास बी। नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास बाय ईच सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना कंप्लीट करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वेव्स साइकिल, तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन सी। नंबर 9 है व्हाट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वेव्स। मैटर, एनर्जी, नथिंग, बोथ द मैटर एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये एनर्जी ही होती है जो ट्रांसफर करती है एक से दूसरे फॉर्म में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एनर्जी। नंबर 10 है व्हाट टाइप ऑफ वेव डज नॉट नीड मैटर टू ट्रैवल थ्रू। मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड, ट्रांसफर्स। क्योंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं है ट्रैवल करने के लिए। विच सीक्वेंस ऑफ विजिबल कलर इज करेक्ट फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी 700 नैनोमीटर से अगर हम अपवर्ड मूव करें तो वो आ जाता है हमारे पास, डाउनवर्ड मूव करें तो वो आएगा हमारे पास 400 नैनोमीटर, जिसमें वॉयलेट है लास्ट वर्ड। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो बी,
इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है डिफाइन द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, की पॉइंट्स में ही इसका आंसर है, तो मैं साथ साथ यहाँ पर लिख रही हूँ। हमारे पास सबसे पहले जो है डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है वेव, यानी वेव को हमने डिफाइन करना है। तो आप इसको देखने के लिए जो है वो की पॉइंट देखें, पेज नंबर, आंसर लिख रही हूं मैं, सी बुक पेज नंबर 116, जो कि की पॉइंट नंबर 1 है। की पॉइंट नंबर 1, तो उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वेव की। आप एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। सेकंड हमसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके पास की पॉइंट नंबर 3 है, wave which don't require any material medium to travel through are called electromagnetic waves। आंसर नंबर 1 है ये। आंसर नंबर 2 सेम है, सिर्फ इसमें आपने की पॉइंट नंबर 3 देखा, ठीक है। की पॉइंट नंबर 3 में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। स्टूडेंट्स, उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में बताया गया है, आप खोलिए, पेज नंबर है आपके पास 107। आंसर नंबर 3 आपको मिलेगा सी बुक पेज नंबर 107, और उसमें जो वेवलेंथ वाला टॉपिक है आपका वो है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। और इसका साथ आपने यूनिट भी लिखना है, इट इज मेजर्ड इन द यूनिट मीटर। स्टूडेंट्स, इसी पेज के ऊपर हमारे बाकी टर्म्स भी हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड। सॉरी स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 3 जो है उसमें आपको एम्पलीट्यूड वाला जो है उसका आंसर आपको क्वेश्चन आंसर नंबर 3 में आप लिख लें। 107 पेज पर है एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स, ये जो बाकी की टर्म्स हैं वो आपको पेज नंबर 107 पर ही मिल जाएंगी, जिसमें एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपको पेज नंबर 108 पर मिलेगा। तो ये आंसर नंबर जो है 3 और 5, इन दोनों का आंसर पेज नंबर 107 पर है। आंसर नंबर 4 और 6 जो है वो 108 पर आपको मिलेगा। उसमें आपने उनकी डेफिनेशन और उनका यूनिट लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 108 पे टाइम पीरियड की एग्जाम्पल, इसका यूनिट भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेव्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पेज नंबर 105 खोलिए, सी बुक पेज नंबर 105 एंड 106। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डिफरेंशिएट के क्वेश्चंस हो गए, कंपैरिजन है, कॉन्ट्रास्ट है, तो उनको हम लोग सेंटर में लाइन ड्रॉ करते हैं, इक्वल सेक्शंस बनाते हैं और उसके बाद लिखते हैं। तो स्टूडेंट, पेज नंबर 105 पर ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन लिखी है, वो आपने लिखनी है। द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव
is called transverse wave. Longitudinal wave की definition लिखी है। इसमें the wave in particles of an amplified wave travels to the direction of the wave at the longitude. तो आपने दूसरी सेक्शन बनाने हैं दो, उसके बाद आपने दूसरी साइड पे definition लिखी। इसके बाद है why we consider sound wave as longitudinal. स्टूडेंट उसके बाद जो हमसे पूछा गया वो ये कि हम लोग साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर तमाम बच्चे नोट डाउन कर लें। साउंड वेव इज कॉल्ड longitudinal wave because it is produced by compressions and rarefactions in the air. The air particles vibrate parallel to the direction of propagation. ठीक है, I repeat. Sound wave is called longitudinal wave because it is produced by compressions and rarefactions in the air. The air particles vibrate parallel to the direction of propagation. उसके बाद स्टूडेंट थर्ड जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है गिव एग्जांपल्स ऑफ साउंड्स दैट डिफर इन लाउडनेस एंड पिच। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें एग्जांपल्स देनी है। तो एग्जांपल ऑफ लाउडनेस में आप दे सकते हैं स्ट्राइक अ ड्रम जेंटली, ठीक है, इसमें आप स्ट्राइक अ ड्रम जेंटली इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। और पिच में आप जो है उसमें आप बाइसाइकिल वाला जो पूरी एक्टिविटी दी हुई है आप उसमें वो कोट करेंगे। पेज नंबर है आपके पास 111। पेज नंबर 111 एक्टिविटी 9.7। ये बुक पेज नंबर है 1। लाउडनेस में आप स्ट्राइक अ ड्रम, इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लाउडनेस कहलाएगा। इसमें भी आप एक्टिविटी 9.8 को कोट करेंगे। स्ट्राइक अ ड्रम और पेज नंबर है आपके पास 112, एक्टिविटी है 9.8। एक्टिविटी 9.8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पिच और लाउडनेस की एग्जांपल पूछी गई है। तो पिच में पेज नंबर 111 पर आपने एक्टिविटी 9.7 कोट करनी है और लाउडनेस वाले टॉपिक में स्ट्राइक और ड्रम वाली एक्टिविटी है पेज नंबर 112 पर एक्टिविटी 9.8। इन दोनों को आपने इसमें कोट करना है। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय ऑडिबल साउंड। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर है आपके पास 109, आंसर नंबर 4, सी बुक पेज नंबर 109। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वाला आपका टॉपिक है। उसकी लास्ट लाइन है द साउंड दैट वी कैन हियर आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। तो ये इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आएगी। उसके बाद है स्टूडेंट व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन। आंसर नंबर 5 में आपने देखना है सी बुक पेज नंबर 110 जिसमें आपके पास टेबल बना हुआ है।
स्टूडेंट्स टेबल भी बना हुआ है और इसके अलावा टेबल के ऊपर आपको बताया गया है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। तो ह्यूमन की सबसे पहले पूछी गई है, तो उसमें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बताई गई है 110 पर। जो ऊपर वाला पैराग्राफ है आपने वो देखना है। सॉरी, 110 में आपने आंसर 5 में टेबल नहीं देखना। आंसर 5 में 110 पेज पर जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर साउंड ऑफ अ बॉडी दैट इज वाइब्रेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी रेंज आपने बस बतानी है, तो इसमें आप 20 से 20,000 हर्ट्ज तक बता देंगे। उसके बाद आंसर नंबर जो 6 है, व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ बैट। इसमें आप टेबल में से देखकर इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिखेंगे। ये पेज नंबर 110 पर ही है, इसमें आपने टेबल देखना है और टेबल में जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज लिखी हुई है बैट की, यानी कि जो चमगादड़ है उसकी, तो आपने उधर से देखकर लिखनी है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ साउंड्स आर यूज्ड इन सम इमरजेंसी। तो इसका आंसर मैं यहां बोर्ड पर लिख रही हूं, आप तमाम बच्चे नोट डाउन कर लें। सायरन्स आर यूज्ड, आंसर नंबर 7 है। सायरन्स आर यूज्ड इन on emergency service vehicles. Sirens are used on emergency vehicles such as ambulance. क्योंकि आपको पता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो सायरन्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग एम्बुलेंस वगैरह में यूज़ करते हैं। पुलिस कार, एम्बुलेंस, पुलिस कार, फायर इंजन्स, these sounds are used in emergencies, right? सायरन्स हम लोग यूज करते हैं इमरजेंसी व्हीकल्स में, जैसे एम्बुलेंस है, पुलिस कार है, फायर इंजन्स वगैरह हैं, ये हम लोग यूज करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सो लेट्स सी। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी मैं बोल रही हूं, उनके आंसर्स तो आप तमाम बच्चे अपने पास नोट डाउन करते जाएं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इसमें हमसे जो पूछा गया है वो है स्टेट सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ साउंड्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग यूजेस ऑफ साउंड में लिख सकते हैं, जैसे इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। बाय साउंड वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड्स स्पोकन। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज यूज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। इसके अलावा है स्टूडेंट्स, sound can help people to protect themselves from danger such as the sound of horn, train and other vehicles warn people to give away। ठीक है, तो आपने इसमें uses of sound लिखने हैं कोई से 5। सेकेंड क्वेश्चन है, how can you prove that animals or birds also communicate with one another? इसका आंसर मैं यहां लिख रही हूं कि जो दूसरे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। दे कैन कम्युनिकेट
they can communicate in lots of different ways. In lots of different ways. जैसे बर्ड्स के बारे में हमसे पूछा हुआ है, तो आप देखें कि बर्ड्स एंड गिबन्स सिंग. Dogs and cats use body language to signal threats. Dogs and cats body language to signal threats. स्टूडेंट्स, इसी तरह है कैट्स यूज ऑर्डर्स टू मार्क देयर टेरिटरीज. पीकॉक शो ऑफ देयर टेल फेदर्स. आप सिर्फ इसके अंदर जो है वो कैट डॉग्स के बारे में लिख लें और इसके अलावा बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स एंड गिबन्स सिंग. बर्ड्स आर गिबन्स सिंग. तो कैट्स एंड डॉग किस तरीके से करते हैं, ये जो है वो सिग्नल्स हमें किस तरीके से देते हैं, जैसे कोई थ्रेट वगैरह, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा काउंट करती है. ठीक है स्टूडेंट्स. और इसके अलावा जो हैं बर्ड्स, वो किस तरीके से करते हैं मूव. तो गिबॉन का मतलब जो है वो वैसे तो होता है कि आपके पास सूली वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज है, तो उस तरीके से वो मूव कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, उसके बाद है व्हाई वी कैन नॉट हियर द विसल ऑफ अ कैट बैट. तो ये इसका आंसर देखते हैं. Why we cannot hear the whistle of a cat? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, उसका आंसर है बैट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एंड thus human cannot hear them. Bats produce अल्ट्रासोनिक साउंड. बैट्स कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ह्यूमंस नहीं सुन सकते. एंड थस ह्यूमंस कैन नॉट हियर देम. एंड थस ह्यूमन कैन नॉट हियर देम. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद है वाई यू कैन हियर वेरी वीक साउंड इजीली इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे. तो हमारे पास इसका आंसर है टेम्परेचर इन्वर्जन इज द रीजन वाई साउंड कैन बी हेयर्ड मच मोर क्लियरली ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे. तो इसका आंसर है टेम्परेचर इन्वर्जन. टेम्परेचर इन्वर्जन ये वजह है कि जिसकी वजह से रात में हम लोग साउंड क्लियर सुन सकते हैं और दिन के वक्त जो वीक साउंड है ना वो प्रोड्यूस होता है. स्टूडेंट्स, उसके बाद है यहां पर उन्होंने हमें दिया हुआ है द गिवन वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर. उन्होंने यहाँ कुछ नेम्स दिए हुए हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. तो सबसे पहले x क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 में x हमें बताया गया है एम्पलीट्यूड, a हमारे पास है ट्रफ,
क्योंकि जो ट्रांसवर्स वेव बताई गई है हमने इसमें इनके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह बी हमारे पास है क्रेस्ट। बी क्या है? क्रेस्ट, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है। और वाई हमारे पास क्या है? लेट्स सी, वो है वेवलेंथ। तो 5 में सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना था ये जो हमें ट्रांसवर्स वेव दी गई है और उसमें जो नेम्स दिए गए हैं हमने वो देखनी है कि वो किस तरीके से बताए गए हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद है फॉर अ ट्रांसवर्स वेव एज शोन इन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव? तो स्टूडेंट हमने इसके अंदर मेजर करना है और एम्पलीट्यूड बताना है। तो जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो क्या है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 4, या 4 पर देख सकते हैं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया गया है। एम्पलीट्यूड क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 4। और अगर आप देखें फर्दर इसमें तो उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो इसकी वेवलेंथ क्या है? एक वेव जो है उसकी वेवलेंथ क्या है हमारे पास? तो वो है 8। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 8। तो ये जो ग्राफ हमें दिया गया था उसको हमने सॉल्व करना था, जिसमें हमारे पास बताई गई है पूछा गया था एम्पलीट्यूड के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर 4 जो है इसका एम्पलीट्यूड है और 8 जो है इसकी वेवलेंथ है, जहाँ से एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नेक, फिश, फ्रॉग and locusts do not have ears. How do they hear sound? Investigate कि जो स्नेक है, फिश है, फ्रॉग है और लॉकस्ट है उनके पास कान नहीं होते, तो ये किस तरीके से सुनते हैं? तो स्टूडेंट्स, इनके पास कान नहीं होते। आप इसका आंसर नोट डाउन करें। स्नेक, फिश, फ्रॉग एंड लॉकस्ट do not have external ears, but they do have all the part of inner ear that we do. However, they can only hear a portion of the sounds we hear. ठीक है। और वैसे भी फिश और लॉकस्ट के पास जो है ना वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ओटोलिथ जिन्हें कहते हैं, जिसके जरिए ये अपने साउंड को सुन सकते हैं। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, तमाम बच्चों ने जो है इन सारे क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन करना है। और इसके अलावा जो रीडिंग के दौरान आपको मैंने साथ साथ मीनिंग्स बताए हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं और जो भी एक्सप्लेनेशन आपको ब्रीफ की गई है वो आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है। स्पेशली न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं और उनके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये यूनिट हो गया है कंप्लीट। आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है सब चीज़ें और अपने पास ये नोट डाउन कर लें एक्सरसाइज। और इसके अलावा आपने खुद से 10 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 10 ट्रू फॉल्स बनाने हैं इस यूनिट के अंदर से, क्योंकि आप इसकी पूरी रीडिंग अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसके एमसीक्यू वो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स बनाने हैं अपने रफ रजिस्टर के ऊपर। सो take care of yourself and your family members. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.
है।